जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में क्या है, यानी मोटा मोटी ओवरऑल बीएसएफ ट्रीटमेंट में काफ़ी सारे कास्ट को लेकर कन्फ्यूजन है और डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि क्या क्या लेके जाना है। सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी डीप से मैं बात करूँगा क्योंकि इसमें आपको बीएसएफ को लेकर ही नहीं चलना है। अगर आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो उसमें हर डॉक्यूमेंट की एक अपनी पर्सनालिटी होती है, उसमें क्या ज़रूरतें हैं, क्या चीज़ है जो आपको वहाँ गलती नहीं करना है। आप गलती की वजह से ही इतने टाइम तक आप पढ़ते रहते हैं, आपका जॉब नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है कि आपको किस जॉब में क्या लगता है, क्योंकि आप सब मेहनत करेंगे, वहाँ जाकर छटने से काफ़ी परेशानियाँ का फेस करना पड़ेगा। सो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और समझिए कि आखिर वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं, ओबीसी को बिहार से अगर बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में दो भाग में बांटा गया है, BC1 और BC2। ठीक है, यानी BC1 में अगर आप आते हैं तो उसको आप ईबीसी भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, यानी आर्थिक पिछड़ा वर्ग। इसको हिंदी अगर देखा जाए तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग होता है, यानी बैकवर्ड क्लास। ओके, ठीक है। अब देखते हैं सो फ्रेंड्स की क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर किसको कहते हैं? तो क्रीमी लेयर जो है ना, वो आपको 27% आरक्षण नहीं देता है। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर 27% का आरक्षण आपको देता है। ठीक है, देखिए इसका अधिनियम सन 1994 में बनाया गया था। उसमें निर्धारित वार्षिक आय जो किया गया था 1 लाख किया गया था। फिर संविधान के सिचुएशन के अकॉर्डिंग 2004 में उसको बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया, यानी 2.5 लाख वार्षिक वेतन है या 2.5 लाख वार्षिक आय है तो आप क्रीमी लेयर में आइएगा, और उससे कम है तब नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। नॉन क्रीमी लेयर को 27% का आरक्षण मिलता है। फिर उसके बाद 2004 से 2008 में क्या कर दिया गया, उसी को बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया गया था। ठीक है, 4.5 लाख अगर उससे अधिक है या 4.5 लाख है तो आप क्रीमी लेयर में, और उससे कम है तो नॉन क्रीमी लेयर में। फिर 2008 से डायरेक्ट 2013 में इसका अधिनियम बनाकर इसको संशोधित कर दिया गया था। सो 6 लाख कर दिया गया। अगर आप 2013 में देखिएगा, 2013 में 6 लाख से अधिक अगर जो आते थे वार्षिक आय वाले, वो क्रीमी लेयर में आते थे, और उससे कम वो नॉन क्रीमी लेयर में। लेकिन 2018 में क्या कर दिया गया है कि उसको बढ़ाकर 6 से 8 लाख कर दिया गया, जो कि अभी भी है वर्तमान में। अगर आप 8.5 लाख वार्षिक आय के घर से बिलोंग करते हैं तो आप क्रीमी लेयर में आते हैं। नॉन क्रीमी लेयर 8.5 लाख के वार्षिक आय से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। सो आपको 27% का, सरकार के संविधान के अनुसार आपको 27% का आरक्षण मिलेगा। आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो उसमें आपको पूछा जाता है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आप क्या है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ गए। ठीक है, अगर आप कभी भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा कि आप क्रीमी लेयर ना डाल दें। ठीक है, क्योंकि आपको उसमें 27% का आरक्षण नहीं मिलेगा, बीएसएफ हो या अदर डिफेंस हो या फिर अदर कोई भी जॉब हो। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर बनता कैसे है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल अगर बनवा लेते हैं, और आय, यानी आय में भी कुछ रूल्स होते हैं। अगर आय में आप जितना कम हो सके उतना वार्षिक आय कम वहाँ बताइए। ठीक है, ये सारे प्रमाण के अकॉर्डिंग आपको क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है, इसमें अब देखते हैं कि SC ST जो आते हैं, यानी SC यानी शेड्यूल कास्ट, ST यानी शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, अगर आप इस जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। अगर आप स्टेट सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो आप जिला अधिकारी तक बनवा लीजिए। ठीक है, पहले बनता है अंचल अधिकारी, फिर अनुमंडल अधिकारी, फिर उसके बाद बनता है जिला अधिकारी। ठीक है, जिला अधिकारी से बनवाने के उसका मान्यता ही कुछ अलग हो जाता है, वो बहुत ही पर्सनालिटी लेवल का मतलब डॉक्यूमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैलिडिटी अगर देखा जाए तो SC ST का वैलिडिटी का कोई नियत नहीं है। ठीक है, लेकिन OBC का हर समय बदलता रहता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। लेकिन SC ST OBC जो भी अगर कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप सेंट्रल का ही फॉर्मेट का बनवाइएगा। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये आपका OBC का सेंट्रल सर्टिफिकेट है, और ये जो दोनों दिख रहा है ये SC ST के लिए, दोनों के लिए है। ठीक है, आप इस फॉर्मेट में, इंग्लिश फॉर्मेट में ही बनवाइएगा। देखिए इंग्लिश फॉर्मेट में इसलिए कह रहा हूँ, सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए। अगर हिंदी है तो भी सही, इंग्लिश है तो भी सही, लेकिन सब भारतीय संविधान के अनुसार जॉब हो या कचहरी हो या फिर कुछ भी हो, वहाँ पे इंग्लिश मान्यता ही दिया जाता है। आप एग्जाम देते हैं तो उसमें इंग्लिश मान्य ही किया जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश फॉर्मेट में ही आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं। ठीक है, सेंट्रल लेवल का। देखिए कहीं भी आपको थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करनी है कि आपकी कोई डिसपॉइंट हो जाए। ठीक है, आप स्टेट के बनवा तो लेते हैं इजी से, लेकिन उसमें आप सेंट्रल का नहीं बनवाते हैं, तो ये आपकी गलती। काफ़ी सारे ऐसे डाउट्स आ रहे थे जो मैं आपको बता दिया कि आप अपने से गलती नहीं कीजिए। हालांकि दोनों सही है। अगर आप स्टेट के बनाते हैं तो जिला अधिकारी तक बनवाइए, और सेंट्रल के बनवाते हैं तो भी जिला अधिकारी तक बनवाइए। लेकिन
मतलब मोस्ट अगर मैं पॉइंट अगर बताऊंगा तो आपका है जिला अधिकारी तक का सेंट्रल लेवल का, ठीक है। सेंट्रल लेवल बनाने में कुछ दिक्कत नहीं है। पहले अंचल अधिकारी, उसके बाद अनुमंडल अधिकारी, फिर जिला अधिकारी से आप स्टेट का बनवा लीजिए और उसी को एप्लीकेशन लिख के उसके साथ एक जीरोक्स और आधार कार्ड लगा के आप वहाँ पे अपना फिर से प्रोसेस लगवाइए अंचल अधिकारी से, ठीक है। फिर वहाँ से आपका सेंट्रल बनेगा तो फिर उसके बाद में यानी वही जो नंबर होता है ना, उसका एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, वही एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर उस फॉर्मेट में, यानी जो आपको दिखा अभी, जैसे कि देख सकते हैं, इस पे लिख दिया जाता है और उसमें अंचल, अनुमंडल और जिलाधिकारी का मोहर सिग्नेचर लग जाता है। तो यही आपका डॉक्यूमेंट हो जाता है सेंट्रल लेवल का, ठीक है। अगर आप बीएसएफ ट्रेडमेंट में जा रहे हैं अभी की डेट पे, तो जैसा कि फिजिकल चल रहा है उसमें सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट का, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से काफ़ी सारे बच्चे को हाइट और चेस्ट में छूट नहीं मिल रहा है, ठीक है। 167.50 आपका है ओबीसी, ओबीसी जनरल और एससी के लिए, ठीक है, और एसटी के लिए है 150, तो उनको सोचना ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, 27% का आरक्षण आप लेना चाहते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। एक और बात देखिए, क्रीमी लेयर में क्या है ना, क्रीमी लेयर में डाउट क्या होता है कि क्रीमी लेयर 8 लाख का क्या, 8 लाख का वार्षिक आय कैसे होगा। अगर आप सरकारी पद पे हैं, आपके पिताजी हैं, क्योंकि आप तो पढ़ रहे हैं तो आपका आय है नहीं। अगर आप सरकारी पद पे आपके पिताजी हैं या फिर प्राइवेट जॉब में ही हैं या फिर संवैधानिक किसी पद पे हैं या फिर सैनिक के कर्नल पद या उससे उच्च पद पे अगर आते हैं तो उनकी आय जनरली 8 लाख से अधिक होगी। हाँ, इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कुछ ऐसे संवैधानिक पद हैं, कुछ ऐसे सरकारी जॉब है या सैनिक के कर्नल या उससे उच्च पद के अधिकारी अगर आपके पिताजी हैं तो आप बिना बिना सोचे समझे सरकार आपको तुरंत मान्यता कर देगी कि आप जो हैं क्रीमी लेयर के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए। हाँ, और एक और बात कि वहाँ जो टेस्ट हो रहा है एकदम नॉर्मल ही हो रहा है, रनिंग भी जो है सो नॉर्मल ही हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल के मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप रनिंग अच्छे से करते थे पहले तो आप वहाँ जाके आप नॉर्मली आप रनिंग निकाल सकते हैं। दूसरे को देख के हौसाहित नहीं होना है, आप अपने तरफ से एकदम एनर्जेटिक रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पोल करके आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो सारे डाउट्स मैंने इस वीडियो में आप सभी का क्लियर कर दिया है और आशा करता हूं कि अगले कमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्रीमी लेयर बनवाएं या नॉन क्रीमी लेयर बनवाएं, सेंट्रल का बनवाएं या स्टेट का बनवाएं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आपको देखने के बाद सारे आपके डाउट्स खत्म हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार इसको थोड़ा सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि अपना परिवार थोड़ा बड़ा बन जाए। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।